Hello everyone. Today we have discussed unit 2nd from Riemannian geometry. In last semester I have discussed geodesic or geodesic equations. Okay. So the article first in that unit, article first, geodesic. So geodesic means what? So geodesic means I take a surface. सपोज हमने एक सरफेस लिए, उस सरफेस पे 2 पॉइंट ड्रॉ किया हमने, और दोनों पॉइंट में जो पास होने वाली जो लाइन है वो कैसी होनी चाहिए? कनेक्टेड। जब वो लाइन कनेक्टेड हो दोनों पॉइंट के बीच, तब उसे मिलने वाला जो एक टेंजेंट वेक्टर होगा टी, उसे हम टी कप्पा और टी यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। और इस सरफेस को एक पैरेलल वेक्टर होगा। सपोज हम मान के चलते हैं कि वो आर है। जब ये आर है देन दैट वेक्टर, देन द फंक्शन ऑफ वेक्टर, सो सपोज लाइक दैट u एंड v, द इक्वेशन ऑफ सरफेस, जब ये आर वेक्टर इसको परपेंडिकुलर पैरेलल होगा तो हम इस इक्वेशंस को इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि u और v किसके कोऑर्डिनेट है? r के कोऑर्डिनेट है। ओके। और इसे हम इक्वेशंस ऑफ सरफेस पिछले सेमेस्टर में हमने इसके डिस्कस किए थे। तो मतलब जियोडेसिक का मतलब क्या होता है कि सपोज एक हमारे पास सरफेस है ds, उसे हम जब हम उस पूरे सरफेस का जब हम एरिया निकालते हैं तो उसे इंटीग्रेट करके 2 पॉइंट के बीच एक ऐसी कर्व ड्रॉ करते हैं। सपोज आई टेक अ कर्व C, उस इंटीग्रल का सरफेस एरिया जब हम निकालते हैं तो उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। सो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम A टू B ओवर द कर्व C इंटू ds। इसे कहते हैं हम इक्वेशंस ऑफ जियोडेसिक कर्व। ओके। सम theories about that geodesic. So geodesic is a curve whose length has the stationary value with respect to the arbitrary small variation of that curve, and that end point being has to be fixed. Suppose let C be a curve defined by that equations. This equation is belongs to surface of equation of surface. Okay. So u and v being also are parameter. Suppose that 2 points A and B with the curve C over the small distance ds between that neighbor of that point. ये कुछ थ्योरी है जियोडेसिक के बारे में। उसके बाद आती है डेफिनेशंस ऑफ जियोडेसिक नल लाइन। जियोडेसिक का नल लाइन कुछ तरह से इस तरह से कुछ रिप्रेजेंट करता है। जियोडेसिक नल लाइन इज अ कर्व विच सेटिस्फाई दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। द डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2x अपॉन ए अपॉन डी स्क्वायर प्लस कैपिटल गैमा और क्रिस्टोफर सिंबल ऑफ RS2a इंटू dx टू द पावर r अपॉन du इंटू dx टू द पावर s अपॉन du इज इक्वल टू 0। मतलब ये इक्वेशन हमने लास्ट सेम में डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक को डेराइव किए थे। यही इक्वेशन था। जब हम इस इक्वेशंस को फर्स्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते थे तो तब हम उसे g ओवर कोवेरिएंट वेक्टर RS dx टू द पावर r अपॉन du इंटू dx टू द पावर s अपॉन du इज इक्वल टू 0 मान के चले थे। इसे कहते हैं हम फर्स्ट इंटीग्रल ओवर द जियोडेसिक नल लाइन। सो डेफिनेशन ऑफ जियोडेसिक नल लाइन, मतलब ये दो इक्वेशंस आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन से ही पूरा यूनिट चलने वाला है, जियोडेसिक नल लाइन और फर्स्ट इंटीग्रल। ओके। सो नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि डिपेंड है जियोडेसिक नल लाइन पे। कंसिडर अ 3 स्पेस विद दैट कोऑर्डिनेट xyz and that metric ds square is equals to dx square plus dy square minus dz square. Prove that the geodesic null line may be represented by that equations. मतलब हमें एक मैट्रिक दिया हुआ है जो कि थ्री कोऑर्डिनेट के बीच है एक्स वाई जेड पे। एक मैट्रिक का इक्वेशन गिवन है ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर माइनस dz स्क्वायर। और सेकंड कंडीशन में हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दैट जियोडेसिक नल लाइन मे बी the geodesic null line represented by that equation. This is 3 equations.
वेयर यू इज़ ए पैरामीटर एंड ये ए डैश बी डैश सी डैश देयर आर द आर्बिट्री कांस्टेंट एक्सेप्ट दैट रिलेशंस। मतलब इन तीनों इक्वेशंस का यूज़ करके हमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई होता है वो प्रूव करने का है। सो सॉल्यूशन में देखेंगे आप। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते समय हमको गिवन था जियोडेसिक नल लाइन, मतलब जियोडेसिक नल लाइन दी थी तो हम जियोडेसिक नल लाइन का इक्वेशन लेंगे। सो द गिवन जियोडेसिक नल लाइन, हमारा इक्वेशन था जियोडेसिक नल लाइन का d2x टू द पावर ए अपॉन डी यू स्क्वेयर प्लस कैपिटल गैमा ऑफ आर एस टू द पावर ए और प्रिंसिपल सिंबल ऑफ आर एस टू द पावर ए इंटू डी एक्स टू द पावर आर अपॉन डी यू इंटू डी एक्स टू द पावर एस अपॉन डी यू इज इक्वल टू 0। सपोज मान के चलते हैं कि इक्वेशंस 1 है, जबकि हमने जियोडेसिक नल लाइन में इक्वेशन देखा था उसके बाद उसका पर्टिकुलर फर्स्ट इंटीग्रल की फॉर्म भी लिखा था। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक नल लाइन विद द फर्स्ट इंटीग्रल, पर्टिकुलर फर्स्ट इंटीग्रल। सो जी आर एस इंटू डी एक्स टू द पावर आर अपॉन डी यू इंटू डी एक्स टू द पावर एस अपॉन डी यू इज इक्वल टू 0 फॉर सम पैरामीटर यू। ओके, यहाँ पे फर्स्ट इंटीग्रल में सिर्फ एक ही पैरामीटर है, जबकि हमने सरफेस ऑफ इक्वेशंस में दो पैरामीटर दिखे थे u एंड v। यहाँ पे एक ही पैरामीटर है तो हम एक ही पैरामीटर मान के चलते हैं कि सपोज फॉर सम पैरामीटर u। सो इन दैट प्रेजेंट केस, इस केस में हमारे पास एक मैट्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन था, क्या था, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर और माइनस डी जेड स्क्वायर। ये मैट्रिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। सो इस मैट्रिक इक्वेशन पर इस इक्वेशन से हम बाय क्रिस्टोफल सिंबल का यूज़ करके G11, G22 और G33 की वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब G11 की वैल्यू इस इक्वेशन से 1 आएगी, G22 की वैल्यू भी 1 आएगी और G33 की वैल्यू भी 1 आएगी। ये तीनों G11, G22 और G33 हमने कहाँ से लिए, बाय कोवेरिएंट वेक्टर से। मतलब कोवेरिएंट मान के चला हमने कि G11, G22 और G33 कैसे कोवेरिएंट है। ओके, ये इस इक्वेशंस पर से हमने G11, G22, G33 की वैल्यू कैसे निकाली, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टोफल सिंबल। ओके, देन अगर फर्स्ट इंटीग्रल गिवन होगा तो वहाँ पे डेल्टा आई की वैल्यू टोटली क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर फर्स्ट इंटीग्रल गिवन है तो डेल्टा आई हमेशा 0 रहता है। अब ये डेल्टा आई मतलब कैपिटल गामा जब 0 होगा तो अब ये कैपिटल गामा की वैल्यू अब जब हम इक्वेशंस 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इक्वेशंस 1 इम्प्लाइज करेगा डेल टू एक्स टू द पावर ए अपॉन डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आएगा। ओके, जब हम इस गामा की जगह पे 0 पुट करेंगे तो इस सभी टर्म कैसे हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब डी टू एक्स टू द पावर ए अपॉन डी यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब सेकंड डेरिवेटिव है। अब इस इक्वेशंस को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो इट फर्स्ट इंटीग्रल गिव्स, मतलब जब डेरिवेटिव को, डबल डेरिवेटिव को अब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक डेरिवेटिव और एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है। मतलब डी एक्स टू द पावर आर अपॉन डी यू इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन सपोज हमने मान के लिया कि ए टू द पावर आर है, और ए टू द पावर आर वेयर ए टू द पावर आर इज इक्वल टू आर्बिट्री कांस्टेंट। ओके, सो इस डिनोमिनेटर को हमने इस तरह से इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिए तो डी एक्स टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर आर इंटू डी यू। देन जब हम अगेन इसको, इस इक्वेशंस को इंटीग्रेट करेंगे, सो इंटीग्रेट इक्वेशंस 1 अगेन। सो जब इंटीग्रेट करेंगे तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी। सो एक्स टू द पावर आर इज इक्वल टू ए टू द पावर आर एंड ऑपरेटर ऑफ डी यू, सो सपोज यू ए आर इंटू यू प्लस बी आर। अगेन बी आर इज arbitrary constant, so where AR and BR are arbitrary constant। अब देखो इस इक्वेशंस में हमारे पास कितने कोऑर्डिनेट थे, 3 कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई जेड, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए थे। मतलब जितने कोऑर्डिनेट रहते हैं उतनी उस स्पेस की और वेक्टर की क्या रहती है, डायमेंशन रहती है। मतलब इस इक्वेशन में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट थे, एक्स वाई जेड। मतलब इस कोऑर्डिनेट की जो डायमेंशन हुई वो कितनी हुई, 3 हुई। ओके ओके, मतलब इस कोऑर्डिनेट की डायमेंशन कितनी है, 3 है। सो अब आर 3 इक्वेशंस, मतलब इस इक्वेशंस को हमने 3 वे से लिख सकते हैं। मतलब आर की वैल्यू एक बार 1 लेंगे, आर की वैल्यू एक बार 2 लेंगे और आर की वैल्यू एक बार 3 लेंगे।
मतलब 3 वे से इस इक्वेशंस को लिख के हमको प्रूव करना है। सो वी चूज दिस कंस्ट्रेंट्स। सो ए आर इज इक्वल टू ए बी सी, अगेन बी आर इज इक्वल टू ए डैश बी डैश सी डैश लेंगे। सो नोटिंग एक्स डैश एक्स वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई लेंगे और एक्स क्यूब इज इक्वल टू जेड। इन तीनों कोऑर्डिनेट को इक्वेशन 3 गिव्स करके, इक्वेशन 3 गिव्स द रिक्वायर्ड नल जियोडेसिक इक्वेशंस। इस जियोडेसिक इक्वेशंस को हम G11 मतलब यहाँ पे था हमारे GRES था dx टू द पावर r अपॉन du था इंटू dx टू द पावर s अपॉन du था, मतलब r इज इक्वल टू 1 2 और 3। साइमल्टेनियसली एक बार आर एस की जगह पे 1 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो G11 वाली टर्म मिलेगी। देन सेकंड, जब हम आर और एस की वैल्यू दोनों 2 2 लेंगे, आर इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू 2 लेंगे तो ये वाली टर्म आएगी, मतलब G22 dx स्क्वायर अपॉन du होल स्क्वायर। देन आर और एस की वैल्यू 3 लेंगे तो dx टू द पावर 3 अपॉन du होल स्क्वायर, ये वाली टर्म आएगी। मतलब G11 dx डैश अपॉन du होल स्क्वायर प्लस G22 dx स्क्वायर अपॉन du होल स्क्वायर प्लस G33 dx क्यूब अपॉन du होल स्क्वायर आएगी। ओके, अब देखो जो हमारे पास Q1 मैट्रिक का इक्वेशन था उसी पर से G11 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी। ओके, देन dx डैश अपॉन du की वैल्यू थी ये और ये उसका होल स्क्वायर। देन G22 वैल्यू की वैल्यू 1 आई थी, dx स्क्वायर अपॉन du की वैल्यू b थी। देन G33 की वैल्यू -1 थी और dx क्यूब अपॉन u की वैल्यू c थी का होल स्क्वायर। सो बाय इक्वेशन 3 के ऊपर से हमने ये लिखा। ओके, देन अब ये एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सो बाय दिस गिवन मैट्रिक इक्वेशन दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर सेटिस्फाई हुआ, मतलब प्रूफ हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 2। शो दैट द इक्वेशन ऑफ जियोडेसिक फॉर दैट मैट्रिक डी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर 2 kt dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर और प्लस dt स्क्वायर कैन बी एक्सप्रेस इन दैट फॉर्म। मतलब देयर आर 4 फॉर्म, x डैश इज इक्वल टू ये e टू द पावर माइनस 2 kt, सिमिलरली y डैश z डैश एंड t and dash. Okay, so here m square is equals to a square plus b square plus c square, abc being a constant of integration. Okay, मतलब क्या प्रूव करना है हमको, इक्वेशंस ऑफ जियोडेसिक प्रूव करना है इस मैट्रिक के लिए। मतलब इस मैट्रिक के लिए हमको जियोडेसिक ऑफ इक्वेशंस प्रूव करना है। सो फ्रॉम द गिवन मैट्रिक ऑफ द स्पेस Vn, ओके, फ्रॉम द गिवन मैट्रिक ऑफ द स्पेस इट इज़ ऑब्वियस दैट, मतलब इस मैट्रिक के ये जो हमारे पास इक्वेशन है मैट्रिक का, इसमें देखिए आप तो 4 कोऑर्डिनेट आपको दिखेगी। एक x था, एक x है, एक y है और एक z है और एक t है, मतलब देयर आर 4 कोऑर्डिनेट्स। ओके, सो अगर कोऑर्डिनेट्स 4 रहते हैं किसी भी स्पेस में तो उस स्पेस की डायमेंशन कितनी रहती है, 4 रहती है। सो there are 4 coordinates and the dimension of the space is 4. So we choose the coordinate x dash is equals to x, y x square is equals to y and x cube is equals to z and x to the power 4 is equals to t. Then the covariant vector G11, G22, G33 and G44। मतलब ये जो हमने वैल्यू लिखी ये कहाँ से लिखी, इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक से। ठीक है, ये हमने इक्वेशंस ऑफ मैट्रिक्स से लिखी, G11, G22, G33 और G44। देन ऑल अदर GMN आर 0, मतलब क्या, G12, G21, G13, G32, मतलब ऑल दी GMN, मतलब ऑल दी कोवेरिएंट वेक्टर, ऑल दी G कोवेरिएंट वेक्टर आर 0 हो जाएंगे। ओके, अब हम ये G11, G22, G33, G44 कोवेरिएंट के लिए निकाल लिए, अब हम क्या निकालेंगे, कॉन्ट्रावेरिएंट के लिए। तो हम
कोवेरिएंट पर से कॉन्ट्रावेरिएंट कैसे निकाल सकते हैं, कोवेरिएंट का रेसिप्रोकल लेके। सो G11 का जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो वो मिलेगा हमको G11 मतलब G कॉन्ट्रावेरिएंट माइनस (e⁻²kT। ओके, इसका हमने रेसिप्रोकल लिए तो G11 मिला। जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये मिलेगा, इसका रेसिप्रोकल लेके ये वैल्यू मिलेगी, और जब हम इस कोवेरिएंट को रेसिप्रोकल लेंगे तो एक कॉन्ट्रावेरिएंट का रेसिप्रोकल मिलेगा। देन सेम ऑल अदर कॉन्ट्रावेरिएंट GMN आर 0। देखो अब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट है, G11, G22, G33 और G44। मतलब इन चारों ही कोऑर्डिनेट का हम क्रिस्टोफल सिंबल निकालेंगे। जब क्रिस्टोफल सिंबल निकालने की टेक्निक, द नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल्स आर, सो मतलब 1,421, 2,422, 4,333, 1,124, 2,224, 3,324। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं एक्चुअली देखो यहाँ पे हम लोग 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये 4 कोऑर्डिनेट है हमारे पास। 1, 1 भी एक बार है, 2, 2 भी एक बार है, 3, 3 भी एक बार है, 4, 4 भी एक बार है। ओके, देखना अब हम क्रिस्टोफल सिंबल कैसे लिखते थे, ये 1, 1 यहाँ पे लिख देते थे, और ये 1, 1, और इस 1, 1 को कितने भी बार रोटेट किए तो सिमिलरली यही मिलने वाला है। सिमिलरली ये लिखते थे, देन इसको यहाँ पे लिखते थे 2, और इसको नीचे लाके ये लिखते थे 3 टाइम्स के बाद राइट का सिंबल लिखते थे 2, 1, 2, देन अगेन 1, 3, 3, देन अगेन 3, 3, 1, देन अगेन 3, 1, 3। इस तरह से हम पूरे क्रिस्टोफल सिंबल रिप्रेजेंट करते थे। ओके, तो इसमें से हमको वही क्रिस्टोफल सिंबल चाहिए जो कि नॉन जीरो आते होंगे। ओके, तो जब हम इस G111 को, 221 को, 331 को और 441 को जब हम क्रिस्टोफल सिंबल के फॉर्म में लिखेंगे, नॉन जीरो क्रिस्टोफल सिंबल, मतलब जो क्रिस्टोफल सिंबल नॉन जीरो आते होंगे वही क्रिस्टोफल सिंबल हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। मतलब ये क्रिस्टोफल सिंबल हमने यहाँ पे लिखा, मतलब ये नॉन जीरो आता है। ये वाला क्रिस्टोफल सिंबल पे यहाँ पे लिखा, मतलब ये नॉन जीरो है। ये भी लिखा है, मतलब ये नॉन जीरो है। मतलब ये जो हमने यहाँ पे लिखे ये पूरे क्रिस्टोफल सिंबल क्या वैल्यू देते हैं, नॉन जीरो वैल्यू। ओके, सो देयर आर 6 क्रिस्टोफल सिंबल। सो 1 बाय 1 हम पूरे क्रिस्टोफल सिंबल को अब यहाँ पे कंप्यूट करेंगे। सो कंप्यूटिंग द सिंबल्स वी हैव, सो आई टेक वी हैव ए क्रिस्टोफल सिंबल 1421। सो बाय क्रिस्टोफल की प्रॉपर्टी से हम इसे लिखेंगे 1/2 G1s, G1s, 4 प्लस G4s, 1 माइनस, मतलब वो इस तरह से हम लिखते थे R और Mn इज इक्वल्स टू 1/2 G टू द पावर Mn G R M, N प्लस GNR, M माइनस G M N, R। ये वाली प्रॉपर्टी थी हमारे पास, उस प्रॉपर्टी से हमने ये लिखा। और देन अगेन R और S की वैल्यू आप यहाँ हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो 1/2 G11, ये पूरी टर्म ये दोनों कैंसिल हो जाएगी, तो G11 डेरिवेटिव 4 टाइम्स ये बचेगा। जब हम G11 की वैल्यू हमारे पास है e⁻²kT, जब हम इसे 4 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे, कितने टाइम्स है, 4 टाइम्स, मतलब जब हम इस टर्म को 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ के बचेगा। ओके, सो क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1214 इज इक्वल्स टू के आया। मतलब इसी तरह से हम लोगों को क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 2422, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3423, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 1124, क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 2224 और क्रिस्टोफल सिंबल ऑफ 3324 ये सभी निकालना है। मतलब ये सभी निकाल लिए हमने, और इस इक्वेशन में जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस चारों इक्वेशन में, एक इक्वेशन में, तो हमको ये GOD6 का इक्वेशंस मिल जाएगा। ओके।